गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 18 की ये सेकंड वीडियो है। केस स्टडी भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल गैस ट्रेजेडी और द भोपाल डिजास्टर इज द वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर टिल डेट. On the night of 3rd December 1984, a poisonous gas called methyl isocyanate (MIC) leaked from a pesticide plant in Bhopal, Madhya Pradesh. It is estimated that about 40 tons of methyl isocyanate was leaked. Methyl isocyanate is an extremely toxic gas and it can cause death within minutes of inhaling it in minute quantities. Thousands of people died and about 5 lakh or more people suffered painful injuries with disastrous effect of the massive poisoning. अब देखिए 3 दिसंबर 1984 को कोई एक पेस्टिसाइड प्लांट था भोपाल में, वहाँ से एक गैस थी, वहाँ की पॉइजनस गैस है वो मिथाइल आइसोसाइनेट, वो लीक कर गई। भोपाल मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की कैपिटल है। तो 40 टन्स आइसोसाइनाइट लीक करी थी उस पेस्टिसाइड प्लांट में से, और ये एक बहुत टॉक्सिक गैस है। इसकी वजह से थाउजेंड्स ऑफ पीपल तो मिनट्स में विदिन मिनट्स मर गए थे, डेड हो गए थे, और 5 लाख से ज़्यादा पीपल ने लोगों ने उनको सीवियर इंजरीज, बहुत सारे उन्हें डिजास्टर्स इफ़ेक्ट्स देखने को मिले थे। उन्हें इस गैस की वजह से लंग कैंसर, ब्रेन कैंसर, आई कैंसर जैसी बीमारियां हुई, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हुई, न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स हुए, रिप्रोडक्टिव डिफेक्ट्स होने लगे, इम्यून सिस्टम में ख़राब हो गया उनका। जो कुछ लोग बच गए थे, हज़ारों की तादाद में तो लोग मर गए थे, और जो कुछ 5 लाख लोग जिन्हें इंजरीज तो हुई लेकिन वो सर्वाइव कर गए थे, लेकिन उन्हें काफ़ी डिजास्टर्स इफ़ेक्ट्स के देखने को मिले। उन्हें काफ़ी सारी रिप्रोडक्टिव और इम्यून सिस्टम को लेकर डिजीज़ेज़ हुई, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल उनमें प्रॉब्लम्स हो गई। एंड क्या था, वेयर सेवरली अफेक्टेड एंड चिल्ड्रन विद बर्थ डिफेक्ट्स वर बोर्न टू अफेक्टेड वीमेन। अब देखिए, जो वीमेन प्रेग्नेंट थी, उनके जब बच्चे हुए तो वो बर्थ डिफेक्ट्स के साथ पैदा हुए। मैनी पीपल सफर्ड फ्रॉम रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स एंड जेनेटिक चेंज दैट कॉज्ड कैंसर्स। अब देखिए, बहुत से लोगों में तो रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स हो गया, उन्हें अस्थमा या ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियां हो गई रेस्पायरेशन से बेस्ड, और बहुत से ऐसे लोग थे जिनमें जेनेटिक चेंजेस हो गए जिसकी वजह से उन्हें कैंसर हो गया। द आफ्टर मैथ्स ऑफ दिस ट्रेजेडी वाज सो ग्रेव दैट स्टिल द 3rd जनरेशन चिल्ड्रन ऑफ सर्वाइवर्स आर बीइंग बॉर्न विद सीवियर डिफॉर्मिटीज़। अब देखिए, ये 84 में हुआ था, और जो सर्वाइवर्स थे वहाँ के, अब उनकी 3rd जनरेशन बॉर्न कर चुकी है, लेकिन उस जनरेशन में भी बहुत सारे सीवियर डिफॉर्मिटीज़ देखने को मिली हैं। वो पैदा ही उन डिफॉर्मिटीज़ के साथ हुई हैं। किसी को बर्थ डिफेक्ट्स हुए हैं, कुछ भी हो सकते हैं बर्थ डिफेक्ट्स, कैंसर हो सकता है, जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो ये भोपाल गैस ट्रेजेडी का यहाँ एक केस स्टडी थी, जो अब तक की सबसे डिजास्टर्स ट्रेजेडी थी हमारी इंडियन हिस्ट्री में। वाटर पॉल्यूशन। वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। वी कैन नॉट लिव बियॉन्ड ए फ्यू डेज विदाउट वाटर। अब देखिए, एक हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है वाटर। हम कुछ दिन भी नहीं रह सकते पानी के बगैर। दस इट इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग बींग्स, ऑल लिविंग बींग्स। और ये इसीलिए जितने भी लिविंग बींग्स है, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, उन सब के सर्वाइवल के लिए बहुत एसेंशियल है वाटर। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विद वाटर। अब देखिए, हमारे अर्थ की जो सरफेस है उसका 3/4 पानी से कवर्ड है। द वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेन कैटेगरीज। और हमने जितने भी सोर्सेज हैं वाटर के, उन्हें हमने 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट है सरफेस वाटर, लाइक स्प्रिंग्स, स्ट्रीम्स, वाटरफॉल्स, रिवर्स, लेक्स, सीज एंड ओशंस। अब ये सारे सरफेस वाटर्स में आते हैं। आपके स्प्रिंग्स वगैरह हुई, लेक्स हुए, पॉन्ड्स हुए। सेकेंड वन इज़ अंडरग्राउंड वाटर, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। अब जो अंडरग्राउंड वाटर है, जो पानी रेन वाटर सीप करते करते अंडरग्राउंड इकट्ठा हो जाता है, जमा हो जाता है, उसे हम ट्यूबवेल से या वेल्स के थ्रू निकाल लेते हैं, हैंडपम्प के थ्रू। और दूसरा आ गया सरफेस वाटर, जिसमें आपके सारे ओशन, सीज, लेक्स, जितनी भी वाटर बॉडीज़ जो आप इजीली अपनी आंखों से देख सकते हो, वो सब सरफेस वाटर के अंदर आती हैं। ह्यूमन्स हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूटिंग द वाटर बॉडीज़। अब देखिए, हम ह्यूमंस ही इस चीज़ को लेकर रिस्पॉन्सिबल हैं कि आज के टाइम में वाटर बॉडीज़ पॉल्यूट हो गई हैं, ज़्यादा पैमाने पे पॉल्यूट हो रही हैं। पॉल्यूशन छोटी, अगर कोई आपकी सिटीज़ के नियर बाय वाटर बॉडी है, वो भी पॉल्यूट हमें नज़र आती है। लेक्स हुई, रिवर्स हुए, वो भी हमें
पॉल्यूट दिखते हैं, तो इसके सबसे बड़े रिस्पॉन्सिबल हम ह्यूमन बींग्स हैं। आवर एक्टिविटीज़ आर द मेन कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन विच आर गिवन बिलो। अब देखिए हमारी वो एक्टिविटीज़ जो मेन हैं वाटर पॉल्यूशन के लिए, सबसे जिनकी वजह से, जिन एक्टिविटीज़ की वजह से वाटर पॉल्यूशन हो रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। फर्स्ट इज डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड डोमेस्टिक सीवेज इनटू वाटर बॉडीज़। अब इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, केमिकल्स बनते हैं, पेंट्स बनते हैं, अलग अलग मेटल्स बनते हैं। तो लोग क्या करते हैं, जो इंडस्ट्रीज़ को रन करते हैं, जो कंपनीज़ या जो कुछ भी प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हुई है, गवर्नमेंट, अगर वो अपना अनट्रीटेड जितना भी वेस्ट है, यानी जितना भी वेस्ट उनके इंडस्ट्री से निकल रहा है, अगर वो उसे ट्रीटमेंट प्लांट्स में भेजने की जगह डायरेक्ट किसी वाटर बॉडी में डिस्चार्ज कर दें, तो वो उसकी वजह से हमारा पानी प्रदूषित, वाटर बॉडी पूरी पॉल्यूटेड हो सकती है, हो जाती है। हमारा डोमेस्टिक सीवेज हुआ, जो भी हमारे सेप्टिक टैंक से जो भी गंदा पानी निकलता है, वो सीधे अगर कोई नियर बाय वाटर बॉडी में चला जाए तो वो भी पॉल्यूट हो जाएगी। बाथिंग एनिमल्स ओपन defecation, washing clothes etc. in or near water bodies such as lakes and rivers। अब देखिए अक्सर लोग अपने एनिमल्स जो उनकी गाय भैंस वगैरह होती हैं उन्हें नियर बाय वाटर बॉडीज़ में भेज देते हैं कि वो वहाँ पे जाके नहा लें, कर लें। तो ये भी क्या करता है, वाटर बॉडीज़ को पॉल्यूट करता है। कुछ लोग ओपन में अपना डिफिकेशन करते हैं, जिनके घरों में टॉयलेट्स वगैरह नहीं होते, तो वो ओपन एरियाज़ में चले जाते हैं। तो ये भी वाटर पॉल्यूशन का सबसे बड़ा कॉज है। वॉशिंग क्लोथ्स, बहुत से ऐसे होते हैं, आपने देखे होंगे धोबी घाट वगैरह, कुछ लोग, और जो ग्रामीण इलाके होते हैं, रूरल एरियाज़ होते हैं, वहाँ तो ज़्यादातर औरतें ट्यूब वेल्स वगैरह होते हैं, इनके पास ही अपने कपड़े धोती हैं। तो उनका गंदा पानी, जो भी डिटर्जेंट हुआ, सोप हुआ, पानी में मिक्स होके वेल में चला जाता है और वो पानी पूरा पॉल्यूटेड हो जाता है। Agricultural runoffs into the water bodies having dissolved inorganic pesticides and chemical fertilizers। अब देखिए हम लोग एग्रीकल्चर में जितनी भी हमारी खेती बाड़ी होती है, वहाँ फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, तो ये भी हमारी वाटर बॉडी को पॉल्यूट करता है। ऑयल पेट्रोलियम स्पिल्स फ्रॉम ह्यूज टैंकर्स इन ओशियन एंड फ्यूल लीक्स फ्रॉम फेरी बोट्स एंड शिप्स फ्लोट ऑन वाटर बॉडीज एंड एडवर्सली इफेक्ट वाटर एनिमल। हमने अक्सर देखा है, न्यूज़ में पढ़ते हैं, अभी हाल ही में कुछ महीनों पहले देखा था मलेशिया में, मॉरिशियस के कोई ऐसा, मॉरिशस के आसपास एक बड़ा सा टैंकर था, ऑयल टैंकर शिप था, पूरा उसने ऑयल अपना पूरा स्पिल कर दिया सी के अंदर, पूरा गिर गया था पूरा उसका तेल। तो कितना इफेक्ट हुआ, कितना पॉल्यूट हुआ वहाँ पे जो नियर बाय कॉन्टैक्ट में आई वाटर के एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स और एक्वेटिक प्लांट्स वगैरह थे, जितना भी उस ऑयल के कांटेक्ट में आए वो सब कितना पॉल्यूट हुए होंगे, उसका पूरा एरिया। तो ये चीज़ भी वाटर पॉल्यूशन बढ़ाती है। इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन ऑन लिविंग बींग्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट इज डिस्चार्ज इनटू द वाटर बॉडीज कंटेन टॉक्सिक सब्सटेंसेज इंक्लूडिंग हैवी मेटल्स सच एज लेड, क्रोमियम, cadmium and mercury which can cause severe damage to the nervous system, skeletal deformations and abdominal pain। अब देखिए इंडस्ट्रीज़ के अंदर हमने देखा केमिकल्स भी बनते हैं और भी अलग अलग चीज़ें मैन्युफैक्चर की जाती हैं। तो अगर वो लोग उनका जितना भी वेस्ट है, जिसके अंदर उनका टॉक्सिक वेस्ट भी मिला हुआ है, लाइक हैवी मेटल्स हुए हमारे लेड, कैडमियम, मर्क्यूरी, तो ये सब क्या कर सकते हैं इफेक्ट, अगर ये किसी वाटर बॉडी में एंटर कर जाएं और वो पानी वहाँ की एक्वेटिक मेराइन लाइफ जो है, जो फिशेस वगैरह हैं, वो उनके अंदर जाएंगी, ऑब्वियसली वो उसको अपने गिल्स के थ्रू अंदर लेंगे बॉडी के। और अगर उस वाटर बॉडी में अगर हम भी ह्यूमन बींग्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई नियर बाय एनिमल उस वाटर बॉडी में से पानी पी रहा है, जहाँ किसी इंडस्ट्री ने अपना वेस्ट डिस्चार्ज कर दिया और उस वेस्ट में उसके टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी मिले हुए हैं, तो ये हमारे लिए काफ़ी डैमेज कॉजिंग हो सकता है। हमारी नर्वस सिस्टम, स्केलेटल डिफॉर्मेशंस यानी हमारी हड्डियाँ जिस उसमें बनी हैं उनको वो काफ़ी सीवियरली इफ़ेक्ट कर सकता है। एब्डोमिनल पेन, हमारे पेट में या पूरा एब्डोमेन में जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको वो इफ़ेक्ट कर सकता है, उसकी वजह से हमें पेन फील होगा। Smaller aquatic animals such as frogs, tadpoles and fish die on consuming polluted water। अब देखिए जितने भी aquatic animals आए जिन्होंने उस वाटर को कंज्यूम करा वो सब मर सकते हैं। Which in turn affects the food chain as bigger animals lose their source of food। और इसकी वजह से फूड चेन को इफेक्ट होगा, क्योंकि ये जो छोटे जानवर हैं, छोटे एनिमल्स हैं, इन्हें बड़े एनिमल्स खाते हैं, ठीक है, वो अपना सोर्स ऑफ फूड खो देंगे, उनका क्या होगा, लॉस हो जाएगा।
ड्रिंकिंग वाटर विथ अनट्रीटेड सीवेज इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ इलनेस इन इंडिया। अब देखिए जो भी पीने का पानी है जिसके अंदर अनट्रीटेड सीवेज मिक्स हो जाता है हमारे भारत में बीमारियों का सबसे बड़ा कारण है। पॉल्यूटेड वाटर कॉज सम ऑफ द डेडली डिजीजेज सच एज कॉलेरा, डाइजेंट्री, हेपेटाइटिस, गैस्ट्रो इंटेराइटिस, डायरिया, ट्यूबरक्यूलोसिस एंड जॉन्डिस। अब देखिए ये सारी बीमारियां हैं, ये सब पॉल्यूटेड वाटर पीने की वजह से हो रही हैं। और वो भी पॉल्यूटेड वाटर कैसा है जिसके अंदर सीवेज, अनट्रीटेड सीवेज का पानी मिक्स हो जाता है। हमने देखा था हम लोग सीवियर पाइपलाइंस बिछाते हैं ज़मीन के अंदर, हमारी ड्रिंकिंग की जो पाइपलाइंस होती हैं, जो टैप वाटर हमें प्रोवाइड किया जाता है वो भी उसी के ऊपर या नीचे होता है। तो कई बार क्या होता है सीवेज लीक करने लगता है और वो ड्रिंकिंग वाटर में मिक्स हो जाता है और इस वजह से उसे पीने पर हमें ये बीमारियां हो सकती हैं। ये सारी ही हमारी जॉन्डिस, पीलिया है, ट्यूबरक्यूलोसिस, टीबी वगैरह, कॉलेरा आप जानते ही हैं, हैज़ा। About 80% of the stomach diseases in our country are caused by drinking this water। और हमारे पूरे इंडिया का 80% जितना भी स्टमक डिजीज़ के अंदर आ रहे हैं लोग, जिन लोगों को स्टमक डिजीज़ हैं, वो 80% क्या है, ये गंदा पानी पीने की वजह से हो रही हैं। ऑयल स्पिल्स एंड फ्यूल लीक्स फ्लोटिंग ऑन द वाटर प्रिवेंट सनलाइट फ्रॉम पासिंग थ्रू। अब देखिए हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि कुछ पेट्रोलियम के टैंकर्स, जो सी के टैंकर्स होते हैं, शिप टैंकर्स, वो पलट जाते हैं, गिर जाते हैं। उनका टैंकर में जो जितना भी वो लोग लेकर जाते हैं ऑयल टैंक्स अपने अंदर, वो पूरा पानी स्पिल हो जाता है ओशंस में, सीज़ में। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ऊपर फ्लोट करता है ऑयल पानी के। अब सनलाइट आएगी, सनलाइट एंटर ही नहीं हो पाएगी, वो ऑयल के अंदर ही अब्जॉर्ब होकर रह जाएगी। एक्वेटिक प्लांट्स डाई ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट एंड एनिमल्स डाई एज ए फ्लोटिंग ऑयल चॉक्स देम। अब देखिए क्या होगा, प्लांट्स भी डाई हो जाएंगे क्योंकि सनलाइट नहीं पहुंच पाएगी पानी के अंदर, एनिमल्स मर जाएंगे क्योंकि जो फ्लोटिंग ऑयल है अगर उन्होंने पी लिया या उनके बॉडी में एंटर कर गया तो उससे काफ़ी उन्हें सीवियर डिजीज़ हो सकती है, कुछ भी रेस्पायरेटरी या कुछ भी उनमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और वो मर सकते हैं। द वेस्ट वाटर रिलीज्ड बाय फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज are the fertilizer which run off from agricultural fields discharged into water bodies and are responsible for addition of excessive amounts of plant nutrients, primarily phosphorus, nitrogen and carbon। अब देखिए जितनी भी फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज से वेस्ट वाटर रिलीज होता है उनमें काफ़ी सारे फर्टिलाइज़र्स मिले होते हैं और जितना भी एग्रीकल्चरल फील्ड्स में से पानी आ रहा होता है उसमें फर्टिलाइज़र्स मिले होते हैं। अगर ये इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ और एग्रीकल्चरल फील्ड्स का पानी अगर किसी नियर बाय वाटर बॉडी में एंटर कर जाए, डिस्चार्ज, हम या तो इंटेंशनली उसको पानी को पॉर अप करा दें, उसमें गिरवा दें, डिस्चार्ज करवा दें, या अनइंटेंशनली वो बहते बहते किसी वाटर बॉडी में चला जाए, एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिशन ऑफ एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स, प्राइमरीली फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड कार्बन, है ना। दिस रिजल्ट्स इन ए थिक ग्रोथ ऑफ एल्गा कॉल्ड एल्गल ब्लूम। अब देखिए इसकी वजह से यूट्रोफिकेशन हो सकता है उस वाटर बॉडी में जहाँ फर्टिलाइज़र रिच एग्रीकल्चरल फील्ड में से पानी एंटर कर गया है, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में से, क्योंकि एल्गा की बहुत सी ऐसी स्पेशीज़ होती हैं जो इस पॉल्यूटेड वाटर में से, जो भी फर्टिलाइज़र्स में से फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, कार्बन प्रेजेंट हैं, जिनसे ये फर्टिलाइज़र्स मिलकर बनते हैं, उनका इस्तेमाल करके, उनका इंटेक करके अपनी ग्रोथ को बढ़ा सकती है। उससे उसकी ग्रोथ एल्गा की बढ़ जाती है और दिस रिजल्ट्स इन थिक ग्रोथ ऑफ एल्गा, ठीक है ना। एल्गा में ग्रोथ हो जाएगी, एल्गल ब्लूम होगा एकदम, एंड मैनी अदर वीड्स, और भी अलग अलग वीड्स में, एन इंक्रीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द वाटर बॉडीज दैट रिजल्ट इन एन एक्सेसिव ग्रोथ और ब्लूम्स ऑफ एल्गा इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन। और इसी को हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं कि अगर किसी वाटर बॉडी में कुछ न्यूट्रिएंट्स में इंक्रीज़ हो जाए और इसकी वजह से वहाँ में जो एल्गा पनप रही है उसके अमाउंट में, उसकी तादाद बढ़ जाए तो उसे हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं। ये देखिए यहाँ यूट्रोफिकेशन दिया गया है, यहाँ पूरा एल्गा ऊपर से क्या हो गया, अगर यहाँ पे देखिए इंडस्ट्री से पॉल्यूटेड वाटर फेंका जा रहा है तो एल्गा में ग्रोथ बढ़ गई। अब ये ऊपर क्या हुआ, एक कवर बना लिया एल्गा ने, एक चादर की तरह ये फैल गई, ब्लैंकेट की तरह। एल्गा फ्लोट्स ऑन द वाटर सरफेस विच प्रिवेंट सनलाइट फ्रॉम रीचिंग अदर वाटर प्लांट्स। अब क्या होगा, एल्गा फ्लोट करने लगेगा वाटर सरफेस पे और सनलाइट एंटर नहीं कर पाएगी पानी के अंदर और जितनी भी वाटर प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उस तक नहीं पहुंच पाएगी। एज ए रिजल्ट वाटर प्लांट्स डाई एंड ऑक्सीजन इज डिप्लेटेड इन द वाटर। अब देखिए
जो वाटर प्लांट्स हैं वो मर जाएंगे सनलाइट की एब्सेंस में, और ऑक्सीजन कम होने लगेगी, विच इन टर्न लेड्स टू द डेथ ऑफ फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स। और इसकी वजह से क्या होगा, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो छोटी बड़ी फिशेज़ हैं, वो धीरे धीरे मरने लगेंगे क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। प्रिवेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन, some following are some of the steps that can be taken to prevent water pollution. First, the household waste water should be treated properly बिफोर बीइंग डिस्चार्ज इनटू वाटर बॉडीज़। अब देखिए जितना भी हमारा डोमेस्टिक वेस्ट वाटर है उन्हें ट्रीटमेंट प्लांट्स में अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। जितने भी प्रोसेसेस ट्रीटमेंट प्लांट्स में होते हैं उनसे उन्हें रन आउट करवाना चाहिए और फिर उन्हें किसी वाटर बॉडी में हमें डिस्चार्ज करना चाहिए। टॉक्सिक मटेरियल्स इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड बी ट्रीटेड केमिकली एंड कन्वर्टेड इनटू हार्मलेस मटेरियल्स बिफोर डिस्चार्जिंग इनटू वाटर बॉडीज़। फैक्ट्रीज शुड प्रीफरेबली रिसाइकल द ट्रीटेड वाटर। अब देखिए क्या जितने भी इंडस्ट्रियल वेस्टेज हैं, स्पेशली टॉक्सिक वेस्टेज, उन्हें हमें हार्मलेस मटेरियल में कन्वर्ट कर ही वाटर बॉडी में डिस्चार्ज करना चाहिए। Laws related to water pollution should be strictly followed by all of us as these laws are for our own interest। अब देखिए जितने भी गवर्नमेंट ने लॉज निकाले हैं वाटर पॉल्यूशन को लेकर उन्हें हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। बाथिंग ऑफ ह्यूमंस एंड लाइफ स्टॉक, वॉशिंग क्लोथ्स एक्सेट्रा इन वाटर बॉडीज शुड बी स्ट्रिक्टली डिस्करेज्ड। अब देखिए जितने भी रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पर ह्यूमंस और लाइफ स्टॉक जितने भी उनके एनिमल्स कैटल्स हैं वो सब किसी वाटर बॉडी में नहाते हैं या वहाँ के ग्रामीण इलाकों में रूरल एरियाज़ में कपड़े धोते हैं, तो उसे भी हमें प्रिवेंट करना चाहिए, डिस्करेज करना चाहिए। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, वाटर इज़ सप्लाइड इन आवर होम्स बाय द म्यूनिसिपल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब देखिए एक म्यूनिसिपल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, यही सिस्टम हमारे घरों पे पानी सप्लाई करता है, विच इज़ प्यूरिफाइड रिवर वाटर। और ये पानी कहाँ से आता है, प्यूरिफाइड रिवर वाटर से। वाटर फ्रॉम रिवर्स इज़ जनरली अनक्लीन ड्यू टू जर्म, सॉल्यूबल साल्ट एंड सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज़ सच एज सैंड, क्ले एंड सिल्ट। अब देखिए जो नदियों का पानी होता है वो जनरली अनक्लीन होता है क्योंकि उनमें जर्म्स भी प्रेजेंट होते हैं, कुछ सॉल्यूबल साल्ट्स भी होते हैं, सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज़ भी होती हैं जैसे सैंड हुई, सिल्ट हुई, क्ले हुआ। The three main processes that water undergoes in water purification plants are sedimentation, filtration and chlorination। अब देखिए ये जो रिवर वाटर हमें हमारे घरों पर प्रोवाइड करवाया जाता है ये हमारे घरों पर आने से पहले 3 प्रोसेसेस से होकर गुजरता है, जिससे ये पानी प्योर हो जाता है और जो भी सस्पेंडेड इम्प्यूरिटी है वो रिमूव आउट हो जाती है। और वो 3 हैं सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड क्लोरिनेशन। Figure 18.3 is a simplified flow diagram that shows the step followed when water is treated and purified for domestic and industrial consumption। अब देखिए यहाँ पे 18.3 है, यहाँ पे प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर दे रखा है। द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर कंप्राइजेज द फॉलोइंग स्टेप्स। यहाँ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि यहाँ पे 18.3 में अब ये प्रोसेस दिए गए हैं जिसमें प्यूरिफिकेशन हम करते हैं पानी का। फर्स्ट है वाटर कलेक्टेड फ्रॉम द रिवर्स इज मेड फ्री ऑफ लार्ज पीसेस ऑफ डर्ट एंड पम्प्ड इनटू रिजर्वियर्स लार्ज टैंक्स। अब देखिए जितना भी रिवर से पानी कलेक्ट किया जाता है वो फ्री उसको पहले हम क्या कराते हैं, इज़ मेड फ्री ऑफ लार्ज पीसेस एंड पम्प्ड इनटू रिजर्वियर्स। और उन्हें हम फिर इन सब से फ्री करवा के इन सब से ये सब रिमूव आउट करवा के जो बड़े बड़े डर्ट के और स्लिट के पीसेज होते हैं उन्हें रिजर्वियर में भेज देते हैं। इट इज़ कैप्ड अनडिस्टर्ब्ड इन द रिजर्वियर्स, और फिर वो उन रिजर्वियर्स में अनडिस्टर्ब यानी बिना किसी उसके रखा रहता है डिस्टर्बेंस के। सो दैट सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज सेटल डाउन, जिसकी वजह से जितनी भी उसमें सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज़ हैं वो ऑब्वियसली वाटर से हैवी होंगी तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन, और इसी प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। व्हेन वाटर इज़ देन पास्ड थ्रू फिल्टर बेड्स। अब देखिए फिल्टर बेड्स में पास किया जाता है ये सेडिमेंटेड वाटर टू रिमूव इम्प्यूरिटीज सच एज एल्गा, बैक्टीरिया एंड केमिकल्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। अभी इन फिल्टर बेड्स में क्या होता है, जितनी भी इम्प्यूरिटीज़ बची हैं उस पानी में लाइक एल्गा, बैक्टीरिया और कोई भी अगर केमिकल है तो वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू उस पानी से रिमूव आउट कर दिया जाएगा। It is then chlorinated by addition of fluorine to kill any harmful microorganisms that may be left in it at this stage। अब देखिए अब क्लोरीनेशन होगा उस पानी का, क्लोरीन है उसको हम उस पानी में ऐड करेंगे और क्लोरीन गैस एक डिसइंफेक्टेड गैस है वो, यानी जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे उस पानी में उन सबको मार देगी।
Water is then supplied to homes and factories by huge water supply systems. अब यही क्लोरीनेटेड पानी होम्स और फैक्ट्रीज में सप्लाई किया जाता है बड़ी बड़ी स्ट्रीम्स के थ्रू, सिस्टम के थ्रू, वाटर सप्लाई सिस्टम के थ्रू. Impure water can be purified by the various methods such as filtration, sedimentation and decantation and distillation. अब देखिए इम्प्योर वाटर जो था ये अलग अलग मेथड से होकर गुजरा. हमने फिल्ट्रेशन देखा, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड डिस्टिलेशन. फर्स्ट है फिल्ट्रेशन, the process by which insoluble impurities are separated from water by passing the impure water through a filter और फिल्टर पेपर इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन. अब देखिए फिल्ट्रेशन कैसे होता है पानी का, जितनी भी इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ हैं यानी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ जो हैं पानी में, जो उसमें डिज़ोल्व नहीं है, सॉल्व नहीं हो सकती, उसको हम फिल्ट्रेशन के थ्रू रिमूव करते हैं. एक बड़ा सारे फिल्टर पेपर्स होते हैं, उसमें पानी पोर आउट करवाया जाता है, पानी भेजा जाता है, तो पानी तो उस पेपर में से होकर निकल जाएगा, लेकिन जो इम्प्योरिटीज़ हैं सस्पेंडेड वो उसके ऊपर रह जाएंगी. Sedimentation and decantation. These methods are used for separating insoluble impurities that are suspended in water. अब देखिए जितनी भी सस्पेंडेड और सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन में भी यही होता है, और जो भी छोटी कोई इम्प्योरिटी है जो इस वाटर में सस्पेंडेड है वो इनके थ्रू हम लोग रिमूव आउट करवाते हैं पानी से. इन सेडिमेंटेशन इम्प्योर वाटर इज अलाउड टू स्टैंड अनडिस्टर्ब्ड टिल द सस्पेंडेड इम्प्योरिटी सेटल डाउन एज सेडिमेंट्स. देयर आफ्टर क्लियर अपर वाटर इज पोर्ड इनटू ए सेपरेट कंटेनर बाय द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन. अब इसमें क्या होता है, सेडिमेंटेशन में जितना भी इम्प्योर वाटर है उसे अनडिस्टर्ब रख दिया जाता है एक जगह, और जितनी भी उसमें सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाती हैं और उसे हम सेडिमेंट्स कहते हैं. और जो ऊपर क्लियर वाटर होता है उसे हम सेपरेट कर लेते हैं दूसरे कंटेनर में, और उसको हम डिकेंटेशन प्रोसेस कहते हैं. डिस्टिलेशन. This method involves heating of impure water to its boiling point, which converts water into steam. The impurities remain in the container and the steam is passed through a condenser where it cools and changes back into liquid water which is collected in a separate container. अब देखिए डिस्टिलेशन में हम पहले पानी को बॉईल करवाते हैं, जो इम्प्योर वाटर है उसे हम बॉईल करवाएंगे तो इम्प्योरिटी तो नीचे ही रह जाएगी और पानी स्टीम में वाटर वेपर में कन्वर्ट होके ऊपर की तरफ उठेगा. फिर एक ट्यूब से होता हुआ क्या होगा, वो कंडेंस होकर दोबारा पानी में बदल जाएगा और उसे हम दूसरे कंटेनर में कलेक्ट कर लेंगे. ये देखिए यहाँ एक ट्यूब से होता हुआ ये स्टीम, और यहाँ हमने पानी बन गया, कंडेंसेशन हुआ पानी का, और यहाँ सारी इम्प्योरिटी रह जाएगी इसी वैसल में. Out of these processes, distillation purifies water completely. Filtration removes insoluble solids that are bigger than the holes in the filtering device, filter or filter paper. In sedimentation, the decantation, only heavier particles settle down and can be easily removed. अब देखिए इन सब प्रोसेसेस में सिर्फ डिस्टिलेशन ही है जो पानी को पूरी तरीके से प्योर करता है, प्योरीफाई करता है. फिल्ट्रेशन रिमूव्स इनसॉल्युबल सॉलिड दैट आर बिगर दैन द होल्स इन द फिल्टरिंग डिवाइस. अब फिल्ट्रेशन में क्या होता है, हमने देखा था कि पानी को हम उसमें पोर आउट कराते हैं तो जितने भी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो होल्स में रह जाती हैं. तो उसमें भी क्या है, एक कंडीशन आई फिल्ट्रेशन में कि सिर्फ होल्स, जो उस फिल्टर पेपर के होल्स हैं जिसमें से पानी तो गिर गया और इम्प्योरिटीज़ अटक गई, तो सिर्फ उससे छोटी ही बड़ी ही इम्प्योरिटीज़ को हम रोक सकते हैं. यानी अगर उन होल से कुछ छोटी हुई हैं इम्प्योरिटी, बैक्टीरिया हुए, कुछ हुए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो कितने छोटे होते हैं, तो वो पास आउट हो जाएंगे उसी पानी के साथ और वो पानी इम्प्योर ही रहेगा. इन सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन ओनली हेवियर पार्टिकल्स सेटल डाउन एंड कैन बी इजीली रिमूव्ड. अब देखिए सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन की क्या लिमिट्स हैं कि जितने भी भारी पार्टिकल्स हैं, हैवियर पार्टिकल्स पानी की कंपैरिजन में, वही टैंक की बॉटम में सेटल डाउन होते हैं. पोर्टेबल वाटर यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग शुड बी प्योर एंड फ्री ऑफ हार्मफुल जर्म्स एंड केमिकल्स. वाटर सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग बाय ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर. अब देखिए पानी जो भी हम पीने के लिए इस्तेमाल में लेते हैं वो प्योर होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए और फ्री ऑफ हार्मफुल जर्म्स एंड केमिकल्स. और जितने भी हार्मफुल जर्म्स हैं, डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स हैं, केमिकल्स हैं, उनसे फ्री होना चाहिए. और उसे ही हम पोर्टेबल वाटर कहते हैं जो ह्यूमन बींग्स के पीने के लिए सूटेबल हो, फिट बैठे.
पोर्टेबल वाटर हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, इट शुड बी ट्रांसपेरेंट, टेस्टलेस, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। अब देखिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं पोर्टेबल वाटर की। फर्स्ट है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, आप उसको आर पार देख सको उसमें। टेस्टलेस, उसका कोई टेस्ट नहीं होना चाहिए, उसका कोई कलर या स्मेल नहीं होनी चाहिए। यही प्योर वाटर की, पोर्टेबल वाटर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इट शुड हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन एंड साल्ट्स, और उसके अंदर जो ऑक्सीजन और सॉल्ट्स हैं वो सफिशिएंट अमाउंट में डिज़ोल्व होनी चाहिए। इट शुड नॉट कंटेन एनी हार्मफुल केमिकल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और उसके अंदर कोई भी केमिकल नहीं होना चाहिए और कोई भी डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो यही पोर्टेबल वाटर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और ऐसा ही पानी इसके अंदर आता है। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर एट होम्स। The water supplied in our homes by municipal water distribution system is not always free from undesirable impurities. Also in villages and small town, वाटर इज़ डायरेक्टली ड्रॉन फ्रॉम वेल्स, हैंड पम्प्स एंड रिवर्स। अब देखिए जो म्यूनिसिपल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ये जो हमें पानी घरों पर हमें प्रोवाइड करवाता है, टैप वाटर या पोर्टेबल वाटर, वो हमेशा ऑलवेज़ मतलब फ्री नहीं होता इनडिज़ायरेबल इम्प्योरिटीज़ से। मतलब हमें डेली बेसिस पे ऐसा पानी नहीं मिलता जिसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट ना हो। और आप लोग देखते हैं विलेजेस और स्मॉल टाउन में ये लोग हैंड पम्प से पानी निकालते हैं, वेल से पानी निकालते हैं, तो इनमें भी बहुत सी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं। दस प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर एट होम इज़ एसेंशियल, इसलिए जो पानी हमें घरों पे उपलब्ध करवाया जा रहा है उसका भी प्यूरिफिकेशन ज़रूरी है। बोथ फिजिकल बॉइलिंग और केमिकल टैबलेट्स एंड इलेक्ट्रिक वाटर फिल्टर्स मेथड कैन बी यूज्ड। लेट अस डिस्कस सम ऑफ दिस। अब देखिए दोनों ही हमें फिल्ट्रेशन, एक तो टैबलेट्स, केमिकल टैबलेट्स का एडिशन, ये इलेक्ट्रिक वाटर, इन दोनों से ही हमें हमारे पानी को प्योर करना चाहिए। फर्स्ट है बॉइलिंग। Water can be boiled at 100 degrees Celsius for at least 10 to 15 minutes to kill harmful microorganisms. अब देखिए हमारा जो घरों पे हमें पोर्टेबल वाटर प्रोवाइड करवाया जाता है उसे हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस पर 10 से 15 मिनट के लिए उबालना चाहिए, ताकि जितने भी उसमें हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब मर जाएं, डिजेनरेट हो जाएं। एडिशन ऑफ केमिकल्स सच एज क्लोरीन टैबलेट्स एंड पोटेशियम परमैंगनेट कैन बी एडेड टू वाटर फ्रॉम वेल्स एंड वाटर टैंक्स टू किल हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यहाँ दो केमिकल्स के नाम आए हैं, एक तो क्लोरीन टैबलेट्स और पोटेशियम परमैंगनेट। इन दोनों को अगर हम पानी में ऐड करवाएंगे एक सूटेबल क्वांटिटी में, क्योंकि अगर ज़्यादा कराएंगे तो ये भी टॉक्सिक हो सकते हैं हमारे लिए, तो एक सूटेबल क्वांटिटी में हम पानी में ऐड कराते हैं, जिससे पानी के अंदर जितने भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक वाटर फिल्टर्स। अब कुछ इलेक्ट्रिक वाटर फिल्टर्स भी होते हैं लाइक RO वगैरह। इलेक्ट्रिक वाटर filters have a microporous filter, charcoal carbon and a source of ultraviolet radiation. The microporous filter is a filtering device that strains out physical impurities present in the water such as dust, rust, dirt and mud. अब देखिए माइक्रोपोरस फिल्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक वाटर फिल्टर के अंदर कुछ माइक्रोपोरस फिल्टर होते हैं, चारकोल कार्बन और सोर्स ऑफ UV रेडिएशन होता है। ये सब इलेक्ट्रिक वाटर फिल्टर्स के कंपोनेंट्स हैं। अब एक फिल्टरिंग जो माइक्रोपोरस फिल्टर होता है उसे हम फिल्टरिंग डिवाइस कहते हैं, जो जितनी भी फिजिकल इम्प्योरिटीज़ हैं पानी के अंदर सच एज डर्ट, रस्ट और मड, इन सबको क्या करता है, स्ट्रेन आउट कर देता है माइक्रोपोरस फिल्टर। कार्बन एब्जॉर्ब्स कलर्ड इम्प्योरिटीज़, टेस्टेस, ऑर्डर्स एंड टॉक्सिक ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज पेस्टिसाइड्स। अब जो कार्बन प्रेजेंट है इलेक्ट्रिक वाटर फिल्टर में, वो जितनी भी कलर्ड इम्प्योरिटीज़ हैं, कोई उसका टेस्ट, ऐसी इम्प्योरिटी जो पानी में टेस्ट क्रिएट कर रही है, ऑर्डर क्रिएट कर रही है, उन सबको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन किल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब देखिए अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देती हैं। यहाँ एक आया है प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर यूजिंग सनलाइट और सोलर वाटर डिसइंफेक्शन, SODIS, SODIS। तो सनलाइट कैन प्यूरिफाई वाटर। अब देखिए हमारी जो सनलाइट है वो भी पानी को प्यूरिफाई कर सकती है। द बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर यूजिंग सनलाइट आर इलस्ट्रेटेड हेयर। ट्राई इट एट आवर होम्स। अब कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जिसे फॉलो करके हम सनलाइट से भी हमारा पानी को प्योरीफाई करवा सकते हैं, और वो हैं फर्स्ट है वॉश ए क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट बॉटल वेल। अब हमें एक साफ़ सुथरी ट्रांसपेरेंट बॉटल को अच्छे से साफ़ करना है, वॉश करना है। PET पेट और ग्लास बॉटल कैन बी यूज्ड फॉर दिस। अब देखिए हमें ग्लास बॉटल लेनी है इस पर्पज़ के लिए। फिल इट अप विद वाटर दैट इज़ क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट एंड क्लोज द लिड। अब देखिए सब इसको पानी से फिलअप कर लीजिए, ठीक है, क्लियर वाटर वो क्लियर हो,
जो पानी क्लियर हो, ट्रांसपेरेंट हो, मतलब पोर्टेबल वाटर हो आपके घरों का, और उसकी लिड को ऊपर से बंद कर दीजिए मुंह को। प्लेस द बॉटल ऑन ए corrugated आयरन शीट और ऑन द रूफटॉप एंड एक्सपोज टू फुल सनलाइट फॉर 6 आवर्स। अब देखिए हमें उस बॉटल को क्या करना है, आयरन शीट के ऊपर, हमारे जो घर की छत है, रूफटॉप्स जो होती हैं हमारे घर की छत के ऊपर, ऐसे रखना है कि पूरी बॉटल सनलाइट उस पूरी बॉटल पर पड़े और 6 घंटे के लिए हमें उसे अनडिस्टर्ब रख देना है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल बी किल्ड बाय द सन्स यूवी रेडिएशन। अब सन्स में यूवी रेडिएशंस भी होती हैं और वो यूवी रेडिएशंस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। इसलिए जब हम 6 घंटे के लिए ग्लास बॉटल में पानी को भर के छत पे रखेंगे और वो सनलाइट के एक्सपोजर में, तो यूवी रेडिएशंस जितने भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगी उन्हें किल कर देंगी, मेकिंग द वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग, कंजप्शन। और क्या करेंगे, वो पानी फिर कैसा हो जाएगा, कंजप्शन के लिए, यानी पीने लायक बन जाएगा। ये था प्यूरिफिकेशन वाटर यूजिंग सनलाइट। बहुत सिंपल मेथड है। ग्लास बॉटल के अंदर पानी को भर के हमें, ऐसा पानी साफ़ पानी हो, ट्रांसपेरेंट हो, ऑर्डरलेस हो, उसको भर के हमें हमारी छत पे रख देना है और छत पर ऐसी जगह रखना है कि उस पर पूरी तरीके से सनलाइट पड़े। उससे हमारा वाटर प्यूरिफाई हो जाएगा। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, लास्ट चैप्टर। थैंक यू।